पिताजी को गुजरे तब मेरी उम्र 12 साल की थी। गीता दीदी 18 और मेरे भैया 22 साल के थे। अचानक हुए इस हादसे को हम सब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे समझ थोड़ी कम थी, फिर भी इतना भी नासमझ नहीं था कि पिताजी के जाने का अर्थ न समझ सकूं। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कच्ची गृहिणी थी, ऐसे में उन्हें चारों तरफ सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिख रहा था। सारे रिश्तेदार जमा थे। वे माँ को समझाने का बेशक प्रयास कर रहे थे, मगर वे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। बस एक ही रट लगाई थी कि अब वे शेष जीवन कैसे गुजारेगी, कैसे गीता की शादी होगी, हम सबको वे कैसे संभालेगी। उनका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम थी। थोड़ा बहुत वे मामा जी को समझने को तैयार थी। मामा जी भरे मन से बोले, दीदी दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनकर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा परिवार संभल नहीं जाता। उन्होंने अपना वादा निभाया। रोजाना शाम को बैंक की ड्यूटी से खाली होते ही सीधे घर आकर हमारा हालचाल जरूर लेते। उनके आने से हम सबको बल मिलता। उन्हीं के प्रयास से भैया को पापा की जगह पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। फंड से मिले रुपयों से गीता दीदी की शादी हुई। पापा का बनवाया मकान था, सो रहने की समस्या नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर संभलने लगा। गीता दीदी की शादी के बाद बचे रुपयों को माँ ने अपने पास बुरे वक्त के लिए रख लिया। इसी बीच भैया की शादी के लिए लड़की वाले के रिश्ते आने लगे। माँ को एक जगह रिश्ता अच्छा लगा, सो मामा से राय मशूरा करके भैया की शादी कर दी। अब वे निश्चिंत थी। ले देकर एक मैं ही बच्चा था। उन्हें विश्वास था कि मैं कहीं न कहीं पढ़ लिख कर सेटल हो ही जाऊंगा, मगर नियति को और ही कुछ मंजूर था। माँ को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वे हम सबको रोता बिलखता छोड़ चली गई। भैया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मैं अकेला हो गया। मैं उस रोज फूट फूट कर रोया, क्योंकि एक माँ ही थी जो मेरी राजंदा थी। मैं जब भी कभी उलझन में होता, वे बड़ी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर देती। एक तरफ से वे मेरी संबल थी। माँ की 13वीं तक गीता दीदी मेरे पास रही। जब तक थी मेरी तन्हाई पर अंकुर लगा रहा, पर जैसे ही वे चली गई, घर काटने को दौड़ने लगा। सबसे बुरी बात यह हुई कि जिन भैया भाभी पर मेरी जिम्मेदारी थी, वे ही मुझसे विमुख होने लगे। एक दिन माँ की पासबुक देखी तो पाया कि उसमें खोटी कौड़ी भी न थी। यह जानकर मैं स्तब्ध रह गया। भैया से पूछा तो बड़े तल्ख शब्दों में बोले, मैं क्या जानूं, पूरे 2 लाख थे भैया। माँ ने भी मेरी पढ़ाई के लिए रखे थे। मैं लगभग रुआसा हो गया जब तू जानता था कि पूरे 2 लाख रुपए थे, तो तुझे यह भी पता होगा कि रुपए कहाँ गए। मुझे तो पता भी नहीं था
कि माँ ने इतने रुपए बैंक में रखे हैं। भैया बड़ी सफाई से अपना दामन बचा ले गए। भैया याद कीजिए, माँ ने आपको मेरी अनुपस्थिति में कुछ दिया हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ से दिन रात तो तू चिपकता रहता था। तुम दोनों क्या खिचड़ी पकाते थे, मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। फिर वे कहाँ से मुझे रुपए देगी? मुझे रुपयों की क्या जरूरत है जो उनसे मांगूंगा और वे मुझको देगी? खिचड़ी कैसी बात कर रहे हैं? न मैंने न माँ ने आज तक आपसे कुछ छुपाया। पापा का जो फंड मिला उससे गीता दीदी की शादी हुई और शेष रुपए जैसे के तैसे बैंक में जमा थे। तो इसीलिए कि अगर मुझे बेहतर पढ़ाई करनी होगी तो आपसे मांगने की जरूरत न पड़े। इतना घमंड माँ आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी। अब आप इसे जिस रूप में ले कहकर मैंने इस विवाद को विराम दिया, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं तो क्या कह सकता हूँ। जबकि सच्चाई यही थी कि रुपए भैया ने लिए थे। माँ की आदत थी वे चेकों पर अग्रिम साइन बनाकर रखती थी ताकि पेंशन के रुपए लेने के लिए मुझे माँ का इंतजार न करना पड़े। कभी कभी माँ दीदी के पास चली जाती थी तो वहीं से फोन कर देती कि मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तू पेंसिल निकाल लेना। माँ के इस विश्वास का भैया ने नाजायज फायदा उठाया। माँ के मरने की खबर रिश्तेदारों को देने जब मैं घर से बाहर निकला, उसी समय भैया भाभी को मौका मिला माँ का बक्सा खोलकर चेक और उनके रखे हुए गहनों को चुराने का। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ माँ की लाश जमीन पर पड़ी हो और दूसरी तरफ भैया ऐसी कुत्सित प्रयासों में लिप्त रहेंगे। ये सब सोचकर मेरा मन भीग गया। उस रोज माता पिता की खूब याद आई, मगर आज वे जिंदा होते तो शायद यह सब न देखना पड़ता। इन सब वजह से मैं ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया। घर में भैया भाभी का मेरे प्रति कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं था। वे मेरे साथ बेगाने की तरह व्यवहार करते। आखिरकार जब मेरी पढ़ाई रुक गई तो मैंने एक अस्पताल में वार्ड बॉयम की नौकरी कर ली। तनख्वाह कोई खास न थी, हाँ लोग की टिप ठीक ठाक मिल जाया करती थी। अभी 1 महीना भी न गुजरा था कि एक दिन मैंने भाभी को भैया से कहते हुए सुना, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे देवर जी, 1 महीना होने दो। भैया बोले, अभी से कान भरोगे तभी कुछ सोचेंगे। भाभी बोली। भैया ने घुमा फिराकर भाभी की बात मेरे सामने दोहरा दी। मुझे नागवार लगा। भाभी न सही, कम से कम भैया को तो सोच समझकर बात करनी चाहिए। एक तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई, दूसरी नौकरी लगे जुमा 4 दिन हुए और घर खर्चे का ताना देने लगे। अस्पताल से लौटने में कभी कभी मुझे देर हो जाया करती। ऐसे ही एक रात में देर से घर लौटा तो पाया कि घर के फाटक पर
पर ताला लटक रहा था। मैंने पड़ोसियों से चाबी लेकर फाटक खोला। कमरे की चाबी भैया एक खास जगह रखकर जाते थे, जिसका सिर्फ मुझे पता था। वहां से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। बहुत भूख लगी थी। रसोई में जाकर बर्तन उलट पुलट कर देखे, खाने के लिए कुछ न मिला। खिन मन से भैया को फोन लगाया तो पता चला कि वे ससुराल में है। अगले दिन दशहरा था, सो मना कर ही लौटेंगे। मैंने स्वयं रोटी बनानी चाहिए। जैसे ही गैस जलाया, कुछ सेकंड जली फिर बंद हो गई। रात के 12 बज गए। अब इतनी रात मुझे बाहर भी कुछ खाने को मिलने वाला न था। ऐसा ही था तो भैया मुझे फोन कर देते, मैं बाहर ही खा पी कर आ जाता। खुद तो ससुराल में दावत उड़ा रहे हैं और मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ गए। यह सोचकर मुझे तीव्र क्रोध आया। वही अपने हाल पर रोना भी। भैया को मुझसे क्या इतनी अदावत है जो इतना दुराव कर रहे हैं। भाभी ही उनकी सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अगर इतना ही है तो साफ साफ कह देते, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। यही सब सोचकर दिन में स्वयं पहल की। तनाव में रहने से तो अच्छा है मैं खुद ही अलग हो जाऊं। दशहरा बीतने के बाद भैया भाभी घर लौट आए। आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। भाभी ने सुना तो तुनक गई, बोली यह तो अच्छी बात हुई। 6 महीने से हमारा खा रहे थे, अब जब कमाने लगे हो तो अलग गुजारे की बात करने लगे। अगर गुजारे के लिए आप लोगों ने विवश किया, वैसे भी 6 महीने खिलाकर कोई ऐसा नहीं किया। 2 लाख रुपए थे माँ के खाते में, जिसे आप लोगों ने छल से निकाल लिया। मैंने भी कहने में कोई कसर न छोड़ी। अब जब अलग रहना ही है तो मन की भड़ास निकालना ही मुझे उचित लगा। बेशरम हम लोगों पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। भैया चीखे। हकीकत है भैया, आज वह रुपए होता तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अस्पताल की मायूसी नौकरी न करनी पड़ती। तो क्या कलेक्टरी करते? कलेक्टरी नहीं करता, मगर ढंग से नौकरी तो करता। आपने पिता का फर्ज निभाना तो दूर, मेरा हक मार लिया। उन्हें मेरी कथन इतना बुरा लगा कि मुझ पर थप्पड़ मारने के लिए उठे, मगर न जाने क्या सोचकर रुक गए। आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म कहकर भैया अपने कमरे में चले गए। पीछे पीछे भाभी भी पहुंची। ऐसा भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। बड़े भाई पर इल्जाम लगा रहा है। 6 महीने से खिला पिला रहे थे, यह सोचकर कि भाई है उसका यह सिला दिया। एहसान फरामोश मैं सुनता रहा। तभी बड़ी बहन गीता आ गई। मैंने बेशक माहौल को बदलने की कोशिश की तो भी वे समझ गई। जब तक माँ जिंदा थी, भैया भाभी ने उनकी खूब आवभगत की। माँ पेंशन का आधा हिस्सा उन्हीं लोगों को दे देती थी, शेष अपने लिए रखती। गीता दीदी के बच्चों की डिमांड माँ ही पूरा करती थी। भैया भाभी सिर्फ समय से
नाश्ता खाना खिला देते। भाभी को इतना भी फर्ज पार सा लगता। पीठ पीछे भैया से भुनभुनाती 2-4 दिन के लिए गीता दीदी आती तो भाभी चाहती कि दीदी किचन में उनका भी हाथ बटाए, अपने बच्चों का एक भी सम्मान वे। गीता दीदी के बच्चों को देना नहीं चाहती थी। एक दिन रात के सोने के समय उनका बोल बेटा खत्म हो गया। दीदी का बड़ा बेटा उसके बिना दूध नहीं पीता था, सो वे भाभी के पास गई। भाभी जरा सा बोल बेटा ले लेती हूँ अपने सोनू के लिए, कल सुबह मंगा लूंगी। भाभी हंसकर टालने की नीयत से बोली, अपना भी यही हाल है, थोड़ा सा बचा है, खत्म हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। इनका तो हाल तो जानती है। भैया की ओर मुखातिब होकर बोली, कोई सामान लाने में ये कितना आलसी है। भैया नजर चुराने लगे। दीदी को सब कुछ समझने देर न लगी। उनका मन दुखी हो गया। वे उल्टे पांव लौट आई। माँ को पता चला तो उनकी त्योरी चढ़ गई। भाभी को सुनाने के लिए उठी तो दीदी ने रोक लिया। क्यों मेरे लिए उनसे बेर लेती हो? मैं आज हूँ, कल अपने ससुराल चली जाऊंगी। रहना तो तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ है। माँ मन मसोच कर रह गई। भाभी का मायका आर्थिक रूप से कमजोर था। पिता एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर थे। माँ यह सोचकर उन्हें लाई कि गरीब घर की बहू रहेगी तो निवाह हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। कुछ न कुछ देखने वाली भाभी को जब सरकारी नौकरी वाला आर्थिक रूप से संपन्न पति मिला तो वे स्वार्थी और अहंकारी हो गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। मायके से उन्हें शहर मिलती उनकी माँ चाहती थी कि किसी तरह उनके बेटी दामाद अपना अचल हिस्सा लेकर स्वंत गृहस्थी बसाए। माँ के मरने के बाद बेशक उनका यही प्रयास रहा कि किसी तरह वे इस मकान का अपना हिस्सा उन्हें बेच दूं। मैंने मन बना लिया था कि चाहे वे जो भी कर ले, मैं अपने पिता की अमानत नहीं छोड़ूंगा। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के पीछे उनकी यही मंशा थी। इस प्रताड़ित से बचने के लिए जब मुझे तनख्वाह मिलने लगी तो उनके यहाँ खाना छोड़ दिया। यह भी उन्हें बर्दाश्त न हुआ। कभी बिजली तो कभी मकान के टैक्स के नाम पर मुझे जब तक परेशान करती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। बोला, भाभी सबसे ज्यादा बिजली आप खर्च करती है। टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, प्रेस सभी आपके पास। देवर जी आप ही खरीद लीजिए। मैंने मना थोड़ी किया है। उनकी वाणी में व्यंग्य का पुल था। मगर बिजली का बिल आधा आपको ही देना होगा। आधा क्यों? कनेक्शन पिताजी के नाम पर है। घर की आधे हिस्सेदारी आपकी भी बनती है तो बिल भी तो आधा देना होगा। अच्छा तर्क है आपका, बराबर क्यों? मैं उखड़ा। आप ज्यादा खर्च करेगी तो ज्यादा देगी, मैं कम खर्च करूंगा तो कम दूंगा। बिजली के नाम पर मैं सिर्फ एक
15 वाट का बल्ब और एक पंखे का इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें मेरा तर्क नागवान लगा। तुनक कर भैया के पास गई। भैया चुपचाप सुन रहे थे। मुझे अस्पताल की जल्दी थी, सो जल्दबाजी में कपड़े पहनकर निकल गया। मेरे जाने के बाद दोनों के बीच जो भी खुसर फुसर हुई हो मुझे पता नहीं। 2 दिनों बाद बादल भैया ने मुझे अपना फैसला सुनाया। मैं रोज रोज की चिक चिक से ऊब चुका हूँ। बेहतर होगा हम इस मकान को बेचकर अलग हो जाएं। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे सपने में भी भान नहीं था कि भैया पिताजी की विरासत के प्रति इस कदर निवर होंगे। आदमी जानवर पालता है तो उसे भी मोह हो जाता है। या तो पिता के सपनों का आशियाना था। इससे कितनी यादें हम लोगों की जुड़ी थी। कितने कष्टों को झेलकर उन्होंने यह मकान बनवाया था। किराए के मकान में रह रहकर उन्होंने बहुत परेशानियां झेली थी। 10 किराएदारों के बीच सुबह से 4 बजे ही मम्मी पापा को उठना पड़ता था ताकि सबसे पहले पानी भर सके। सांझा बाथरूम अलग, सिर दर्द था। चील कौओं को पानी देने वाला समाज व्यवहार में भैया भाभी जैसे ही होता है। लिहाजा मैंने मन मारकर उनके फैसले पर मोहर लगा दी। मकान बिकने के बाद भैया ने दीदी को फूटी कौड़ी भी न दी। मामा ने मुझे सलाह दी, अगर बड़े भैया गैर जिम्मेदार हो गए हैं तो तुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। उन्हीं के कहने पर मैंने 50,000 रुपए दीदी को पापा के हक के नाम पर दे दिए। उन्होंने बेशक मना किया, यहाँ तक कि रिश्तेदारी की कसम देने की कोशिश की, मगर मैं टस से मस नहीं हुआ। जीजाजी थोड़े रुष्ट हो गए। कहने लगे, किस चीज की हमारे पास कमी है? उस धन पर तुम दोनों भाइयों का हक है। भले ही उन्होंने मना किया, पर मैं ससुराल वालों की मानसिकता को जानता था। पीठ पीछे सास ससुर जरूर ताने मारते हैं। थोड़े रुपए के लिए मैं नहीं चाहता कि उसका सिर नीचा हो। मैं एक किराए के मकान में रहने लगा। वक्त ने मुझे काफी कुछ सिखा दिया। दीदी के प्रयासों से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी में भैया भाभी की तरफ से कोई नहीं आया। मैंने भी मनवा नहीं की। जब उन्हें अपने फर्ज की याद नहीं रही तो मैं क्यों पहल करूं? 10 साल गुजर गए। इसी बीच भैया भाभी का थोड़ा बहुत हालचाल अन्य रिश्तेदारों से मिलता रहा। एक लड़की पहले ही थी, 2 और हो गई। वे 3 बच्चियों के पिता बन गए। शायद यही वजह रही हो जो उन्हें शराब की लत लग गई। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने की जगह जिम्मेदारियों से भागने का उनका यह तरीका मुझे काराना लगा। एक दिन दीदी से खबर लगी कि उनकी हालत बेहद खराब है। वे अस्पताल में भर्ती है। मैं सपरिवार उन्हें देखने गया। भाभी ने हमें कुछ खास तवल्लुज न दी, उल्टे उलाने देने लगी कि इस संकट की घड़ी में किसी ने साथ नहीं दिया। चाहता तो मैं भी कह सकता था कि आपने
कौन सा रिश्ता निभाया। कभी कभार दीदी उनसे मिलने आती तो उनका मुंह टेढ़ा ही रहता। भैया किसी तरह ठीक ठाक हुए, इस चेतावनी के साथ कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो निश्चित ही उनका गुर्दा खराब हो सकता है, फिर उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। भाभी सहम गई। वे इस कदर कमजोर हो गए थे कि ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकते थे। ऑफिस कहने के लिए जाते, उनसे कोई काम हो ही नहीं पाता था। पीने की लत अभी भी नहीं छूटी थी। श्याम को पीकर घर आते तो लड़ाई झगड़ा करते। वे हद से ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। अपनी लड़कियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी ही उनकी देखभाल करने में आगे रहती थी। वे उन्हें हमेशा लताड़ते रहते, कहते कि तुम लोग मेरे लिए बोझ हो। उन्हें एक पुत्र की आस थी, 3 पुत्रियां ही हुई। एक दिन उनके पेट में फिर से दर्द उठा। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने वही पुरानी नसीहत दी, मगर भैया पर कोई असर नहीं पड़ा। शराब ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। एक हफ्ते ऑफिस नहीं गए, जाकर करते भी क्या। एक दिन साहब ने भी भाभी को बुलाया। मैडम काम नहीं तो तनख्वाह कैसी। यह सुनकर भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब ने उनकी परेशानी भांप ली, एक रास्ता सुझाया। आप कितनी पढ़ी है? इंटर। नियम अनुसार ठीक तो नहीं, मगर मानवता के नाते मैं एक रास्ता सुझाता हूँ। आप इनकी जगह यहाँ आकर 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करें। काम बेहद आसान है। आपको सिर्फ लिफाफों पर मोहर लगानी है, वह फाइलों को इधर से उधर ले जाना है। भाभी राजी हो गई। इस तरह घर में भैया की देखभाल बड़ी बेटी करती और वे नौकरी। भैया की देखभाल की वजह से बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। इन्हीं झंझटों के बीच एक दिन खबर आई, भैया नहीं रहे। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। मैं अपनी बीबी बच्चों के साथ आया। भाभी को रो रो कर बुरा हाल था। 3 लड़कियों के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ से वे ऐसा हो गए थे। मेरी पत्नी ने ढांढस बंधाया, सब ठीक हो जाएगा। वे अपना रुदन रोककर बोली, मैं अकेली औरत 3 बेटियों को लेकर कैसे पहाड़ जैसी जिंदगी काटूंगी, कैसे इनकी शादी होगी। मैंने अपनी ओर से आश्वासन दिया कि भैया की कमी बेशक पूरी करने की कोशिश करूंगा। 15 दिन बाद जब मैं पत्नी के साथ वापस आने लगा तो भाभी रुदे कंठ से बोली, अगर सब एक साथ होते तो अच्छा होता। कम से कम बुरे वक्त में एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे के काम आते। मुझे मौका मिला अपने भीतर वर्षों से जमे जज्बातों को उड़ेलने का। किंचित भाव स्वर में बोला, भाभी नौकरी के दरमियान मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर इसीलिए नौकरी देती है कि परिवार आर्थिक समस्या से न जूझे और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वैसे ही
निभाए जैसे मृतक। क्या भैया ने वैसा ही किया? उन्हें तो नौकरी पाकर ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उन्हें यह नौकरी उनकी योग्यता पर मिली हो। वे यह भूल गए कि यह नौकरी उन्हें पिताजी की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिली थी, न कि अपना घर बसाकर ऐश करने के लिए। भाभी चुप थी, क्या जवाब देती? आज विपत्ति आई है तब सबकी याद आई है। जब उनका सब ठीक ठाक था तो मुझे ठीक से खाना तक नहीं देती थी, बिजली के बिल तक का हिसाब लेती थी। आज परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो पता चला कि जिंदगी का हिसाब किताब कितना जटिल होता है। क्या उनके पास इस जटिल हिसाब का कोई समाधान है? शायद नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।